नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। नूंह यानी मेवात, मेवात जिले का एक छोटा कस्बा नूंह, हरियाणा प्रदेश। वहां जो कुछ भी हुआ और उसके बाद उसकी आग बाकी शहरों तक यानी एनसीआर तक अगर कहा जाए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक भी पहुंचा। उसके कई मायने हैं। हम यहां समाचार नहीं बताते, समाचार आप सबको दर्शकों पता है, लेकिन क्या कारण रहे, तात्कालिक कारण क्या रहे, दीर्घकालिक कारण क्या है और क्या है इन सारी चीजों का या ऐसी घटनाओं का अस्थायी इलाज क्या है। क्योंकि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ये कहते हैं कि हमारी 2,70,00,000 की आबादी है और हमारे पास 60,000 पुलिस बल है, तो एक एक नागरिक की सुरक्षा के लिए पुलिस बल उनके पीछे नहीं लगाया जा सकता है, तो इसके भी कई मायने निकलते हैं। लेकिन 3 दिन तक मेवात के नूंह में जो कुछ भी होता रहा और अब जहां से ये सारी कार्रवाइयां शुरू हो रही हैं, उस पर एक सम्यक बातचीत जरूर बनती है। तो आइए इसी पर स्वागत कर लिया जाए बाबा रामदास जी का। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेवात में जो कुछ भी हुआ, क्या मेवात का नूंह अकेला एक बिरला उदाहरण है जहां ये सब होता है? कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये तो इसकी मैं तो कहता हूं कि ये पूरी तरह प्रशासनिक फेलियर है और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। ये कौन सा बहाना हुआ कि 2.5 करोड़ नागरिक हैं और सिर्फ 60,000 पुलिस वाले हैं? ये कौन सा बहाना हुआ? आपके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। यही पुलिस बल था यूपी में, मुलायम सिंह के जमाने में भी, अखिलेश यादव के जमाने में। बाबा जी ने कोई 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 पुलिस नहीं भर्ती नहीं की है। वही पुलिस बल था, वही सब कुछ था, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति बदल गई है। असम में देख लीजिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता है, व्यवस्था बनती है। पुलिस तो एक माध्यम है। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमारे पास सिर्फ 60,000 पुलिस बल है। ये बोलिए कि आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी ये दंगा कंट्रोल करने की। दंगा आपने होने दिया, यहां कमी आपकी है। अच्छा ये बताइए, दंगा शुरू जी। जब आप ये कह रहे हैं कि दंगा आपने होने दिया, एक यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा को पहले से परमिशन लिया हुआ था, आपने ही परमिशन दिया था, यानी प्रशासन ने उसकी इजाजत दी थी, बाकायदे रूट फिक्स हुआ था। रूट फिक्स होने के बाद एक तय यात्रा अपने रास्ते जा रही थी। अब उसको नूंह में रोककर पत्थरबाजी कर देना, इस हद तक 5 से 7,000 कोई बता रहा है, यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इतने ज्यादा दंगाइयों का सड़क पर उतरकर पूरी तैयारी के साथ, पेट्रोल बम भावना आहत होने से तो नहीं हो जाता ना सर, तुरंत तैयार तो नहीं हो जाता ना पेट्रोल बम। पेट्रोल बम तो पहले से बनाया होता होगा ना। जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर किसी ने भावना आहत कर दी, अगर ऐसी कोई बात, ज्यादातर जो है गिरोहबाजी कर रहे हैं और जो उनके लिए विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, उनके वकील तमाम जो पैदा हो जाते हैं सोशल मीडिया से लेकर स्थापित मीडिया तक, वो तो ये बात कह रहे हैं। लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि क्या अकस्मात भावना भड़की और इतने ज्यादा असलहे और गोलियां, पुलिस को गोली लगी है तो गोली भी तो किसी ने चलाई होगी, तो ये असलहे, पेट्रोल बम और इतनी तैयारी, हजारों हजार की भीड़ का सड़क पर उतर जाना, ये क्या ऐसा नहीं लगता है कि नूंह की वो आबादी तैयार थी दंगा करने के लिए, बस ये यात्रा एक बहाना था? बिल्कुल, दंगा वेल प्लान्ड था, प्री प्लान्ड था, व्यापक तैयारी की गई थी और पुलिस और प्रशासन घोड़े बेच के सो रहा था। और जब दंगा हो गया तब भी एक्टिव नहीं हुआ। इस दंगे को रोकने के लिए, इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए इनके पास न तो कोई तैयारी थी, न इनके पास कोई इंटेलिजेंस थी।
दंगे की तैयारी पहले से चल रही थी, इसके बावजूद ये घोड़े बेचकर सो रहा था खट्टर साहब का प्रशासन। अच्छा बाबा जी, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, अगर मान लीजिए कि दंगे की पूरी तैयारी थी, आप कह ही रहे हैं, वो दिखाई भी दे रहा है, तो कोई जब शुरुआत होती है तो कोई ना कोई कारण तो रहता है ना। आखिर नूह दंगा करने के लिए खास आबादी इतनी तैयार क्यों थी? सर, ये आबादी जहां है वहां तैयार है, सिर्फ नूह में नहीं है। ये जहां है वहां दंगा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। आपको इनको डंडे से, सरकार के इकबाल से रोकना होता है। इनको ये बताने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में रह रहे हो, कायदे से रहो, इस देश में नागरिक हो, संविधान का पालन करो, कानून का पालन करो, सामाजिक सौहार्द बना के रखो। ये बात समझानी पड़ती है, और ऐसी बात नहीं है। इसी देश में कुछ प्रदेश हैं जिन्होंने बहुत कायदे से ये बात अपने पूरी प्रजा को समझा दी है। आई एम सॉरी टू से कि खट्टर साहब इसमें बार बार फेल होते हैं, हर 3 महीने पे फेल होते हैं। पिछले 10 साल के शासन में 10 बार फेल हो चुके हैं। इनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति है ही नहीं कि ये इन लंपन एलिमेंट्स को, इन अराजक तत्वों को कंट्रोल कर सकें। ठीक बात है। अच्छा बाबा जी, आपके पास हरियाणा के काफी सूत्र होते हैं, हरियाणा से बहुत सारा आपका जुड़ाव है, अलग अलग तरीकों से संवाद के स्तर पर भी है, तो इसलिए सूचनाएं भी आपके पास, उम्मीद करता हूं, मैं कम से कम उम्मीद कर सकता हूं कि आपके पास ग्राउंड सूचनाएं भी होती हैं। कि बहुत जगह ऐसी बात सुनने में आ रही है कि नूह में पुलिसिया कार्रवाई और खास तौर से हरियाणा पुलिस की साइबर सेल, उसने कुछ कार्रवाइयां की थी जिसके रिएक्शन में, क्योंकि आप देखिए सिविल प्रॉपर्टी जरूर डिस्टर्ब की गई है, लेकिन उससे ज्यादा और लगभग बराबर 2 होमगार्ड मारे गए, 2 कांस्टेबल मारे गए हैं, एक पुलिस वाले के जो है पेट में गोली लगी है, एक का सर फटा है बड़े अधिकारी का। तो पुलिस के ऊपर ये हमले बराबर तौर पर हुए हैं बहुसंख्यक समाज के साथ साथ। तो इसमें ये क्यों हुए? क्या वजह है कि वो पुलिस पर भी वो समुदाय दंगाई जो है वो अटैक किए हैं? सर, आपको पता है जामताड़ा जो है झारखंड में, वो साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड्स के लिए बड़ा कुख्यात एक जगह है, एक हब है। बिल्कुल सर, वहां के जो एमएलए साहब हैं, उनके और नूह मेवात के एमएलए साहब के बीच में एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चला है, और नूह मेवात के एमएलए साहब ने अपने इलाके के युवाओं को रोजगार देने के लिए बकायदा एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम चलाया, और नूह से लड़के भेजे गए जो कि जामताड़ा से ट्रेनिंग लेके आए साइबर क्राइम की, साइबर फ्रॉड्स की, और बहुत जल्दी अपने जामताड़ा के उस्तादों से नूह के लड़के आगे निकल गए। और इस वक्त नूह मेवात जो है साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हब है, जिसकी 10-20 करोड़ रुपए की डेली की आमदनी है। तो इस पे एक बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन किया था हरियाणा पुलिस ने, और काफी बड़ा वो क्रैकडाउन था। सर, उसका बदला लिया गया है दंगे की आड़ में, और ये दंगा सिर्फ उस हिंदू जलाभिषेक यात्रा पे नहीं था अटैक, उसकी आड़ में हरियाणा पुलिस को सबक सिखाया गया है। ये मेरा सरेआम आरोप है, और आम पब्लिक कम थी निशाने पे, हरियाणा पुलिस ज्यादा थी। हरियाणा पुलिस को ज्यादा दौड़ा दौड़ा के मारा है। 12 या 14 एसएचओ थे गुरुग्राम, पलवल,
अगल बगल के और पूरे हरियाणा के 12 या 14 इनोवा तो सिर्फ एसएचओ की जलाई गई हैं, हरियाणा पुलिस की। साइबर सेल का थाना घेर लिया गया, थाने वालों ने गेट बंद कर दिया। जब गेट नहीं टूटा तो बाकायदा सड़क से एक बस लाई गई, उस बस से टक्कर मार के साइबर सेल थाने की दीवार तोड़ी गई। उसके बाद थाने पे हमला हुआ, थाने को लूटा गया, थाने को जलाया गया, थाने में रखी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी जलाई गई। इट वॉज एन अटैक ऑन हरियाणा पुलिस। बिल्कुल, ये बात इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि लगभग जो ऑफिशियल रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि 150 के आसपास, 120 या 130 के आसपास जो है गाड़ियां जलाई गई हैं, जिसमें ज्यादातर गाड़ियां जो हैं वो सरकारी हैं, या तो पुलिस वालों की हैं, बाकी सिविलियंस भी हैं, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां सरकारी हैं। तो क्या ये मतलब एक तरह से दो रेसिपी एक साथ पकाई गई, जिसमें कि साइबर क्राइम के खिलाफ जो कार्रवाई किया, जो क्रैकडाउन आप बता रहे हैं हरियाणा पुलिस ने, उसका बदला इनको लेना था, और उसकी वजह बन गई ये जो यात्रा थी। देखिए, अब ये बात हो गई कि अंडा पहले आएगी कि मुर्गी पहले आई। परंतु पुलिस पर अटैक करने की प्लानिंग भी साथ साथ की गई थी। पुलिस पर अटैक स्वतः स्फूर्त नहीं था, प्लानिंग करके पुलिस, हरियाणा पुलिस पर प्लानिंग करके हमला हुआ है। आप ये बताइए ना, यदि शिकायत जलाभिषेक यात्रा से थी तो सिर्फ यात्रा पे पत्थरबाजी तक, ऐसे ही आमतौर पे जब ऐसे दंगे की शुरुआत होती है तो ऐसी यात्राओं पे पत्थरबाजी हो जाती है। और आमतौर पे हमने देखा है कि वो यात्रा वाले बेचारे जो हैं अपना छुप के जान बचाते हैं, और पुलिस आती है तुरंत 15-20 मिनट में, आधा घंटा में, 1 घंटे में कंट्रोल कर लिया जाता है। पुलिस बल तैनात हो जाता है, आरएएफ तैनात हो जाती है, मामला शाम तक 2-4 घंटे में कंट्रोल हो जाता है। सर, यहां तो 6 घंटे तक पुलिस जान बचा के भागती रही। दंगाई पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे और पुलिस जान बचा के भाग रही थी, हाथ जोड़ रही थी, घिघिया रही थी, अपने छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। ये थी हरियाणा पुलिस की परफॉर्मेंस। और खट्टर साहब और विज साहब सो रहे थे। 11:30 बजे दंगा शुरू हुआ था, 3:30 बजे तक लाठी चार्ज तक की परमिशन नहीं दी। ऐसे आरोप हैं। ठीक है। एसएसपी साहब ने यात्रा निकालने की परमिशन दे दी और छुट्टी पे चले गए, और एक नई प्रोबेशनर अधिकारी के जिम्मे जिला सौंप गए, जबकि उनको, उनके महकमे को यह मालूम होना चाहिए था कि इस यात्रा को लेकर बहुत तनाव है और एक पक्ष जो है उस पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, पेट्रोल बम बनाए जा रहे हैं, गुलेलें बनाई जा रही हैं, और पुलिस प्रशासन सो रहा था, एसएसपी साहब छुट्टी मना रहे थे। बिल्कुल ठीक बात। और वो भी तब जबकि कायदे परमिशन लेके वो यात्रा निकाली जा रही थी, आपके ही प्रशासन ने परमिशन दिया था, रूट फिक्स किया था, सब कुछ किया था। आखिर क्या वजह क्या रही कि सरकार, राज्य सरकार जो है इतने आराम से इन सारी चीजों को लेती रही, इतनी सारी ढिलाई क्यों, अगर मैं ऐसे पूछूं? सर, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप? नहीं, खोलना तो पड़ेगा ना साहब। सर, मुझे समझ में नहीं आता कि खट्टर साहब आज तक हरियाणा के सीएम के रूप में कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं। ये वही बीजेपी है जो पूरी की पूरी कैबिनेट बदल डालती है गुजरात में। ये वही बीजेपी है जो 1-1.5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल देती है। और ये वही बीजेपी है जो खट्टर साहब को कंटिन्यू किए जा रही है, ये जानते हुए भी कि उनके प्रति व्यापक जन असंतोष है पूरे हरियाणा में। और मतलब ये मेरी समझ से तो परे है
कि ये ऐसी कौन सा प्रशासन चला रहे हैं, किस नीति के तहत चला रहे हैं और ये हो क्या रहा है। और मेरी एक सबसे बड़ी शिकायत इस यात्रा के आयोजकों से। आप यात्रा का आयोजन कर रहे हैं एक कम्युनली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में। दो लोग बाकायदे पूरे सोशल मीडिया पे डेट और टाइम रख के सामने वाली पार्टी को ललकार रहे हैं कि आ रहा है तुम्हारा जीजा इतनी तारीख को, हिम्मत है तो आ जाओ। ये बाद में मत कहना कि नहीं आया तुम्हारा जीजा। तो आप अपने सालों को इनवाइट कर रहे हैं कि अपने जीजा के स्वागत के लिए आओ। एक तरफ तो आप ये करते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी शोभा यात्रा में डीजे मतलब महिलाओं और बच्चों को लेके आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भैया, अगर मतलब जीजा बन के सालों को ललकारना है तो महिलाओं और बच्चे लेके मत आओ। और महिलाओं और बच्चों को लेके शोभा यात्रा निकाल रहे हो तो ये उल्टे सीधे काम मत करो। आप बताइए ना, आप महिलाओं और बच्चों को लेके आपने उनकी जान खतरे में डाली कि डाली? और जब आपके पास महिलाएं बच्चे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाएंगे। फिर आप भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, महिलाओं की इज्जत बचाते फिर रहे हैं, बच्चों की जान बचाते फिर रहे हैं। मतलब ये किन संगठनों ने ये यात्रा निकाली थी? क्या तैयारी थी उनकी? अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ तैयारी किए थे? नहीं। अच्छा, आप जब ये कह रहे हैं कि क्या तैयारी थी उनकी, तो तैयारी अगर कोई जलाभिषेक यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा अगर निकाली जाएगी तो तैयारी तो झांकियों की होगी, तैयारी तो श्लोकों की होगी, मंत्रों की होगी। हथियारों की तैयारी या आत्मरक्षा की तैयारी क्यों? क्या इस देश में, इस देश के बहुसंख्यक को बाबा जी अपनी कोई धार्मिक यात्रा निकालने के से पहले हथियार इकट्ठे करने होंगे, आत्मरक्षा करनी होगी? तो धार्मिक यात्रा निकालने से पहले जीजा बन के सालों को ललकारना होगा। ये बात ठीक है। मतलब आपने 3 दिन पहले से जो है मतलब एटमॉस्फेयर में टकराव पैदा करने की माहौल में तैयारी शुरू कर दी थी और उधर से महिलाओं बच्चों को और झांकी शोभा यात्रा निकाल रहे थे। 1 मिनट, बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के जुलूस निकालने की परंपरा शुरू की थी। ये जब मुहर्रम में जब जुलूस निकालते थे तो बहुत बड़े बड़े हथियार और लहू लुहान होके हाई हाउ करके निकालते थे। उसके जवाब में बाल गंगाधर तिलक ने जब गणेश चतुर्थी के जुलूस निकालने शुरू किए तो उन्होंने कहा था कि हम भी राम और कृष्ण की संतानें हैं, हम भी राणा और शिवा की संतानें हैं, तो हम भी अपने महापुरुषों की तर्ज पे हमको भी शोभा यात्राएं निकालनी आती हैं। शोभा यात्रा में घुंघरू पहन के नाचेंगे नहीं। तो वो थी यात्राएं, और उन यात्राओं ने बोला था कि कैसे यात्रा निकालनी है, उनसे सीखिए। और अगर यात्रा निकालनी है तो पहले इस तरह का माहौल खराब मत कीजिए। वो जो 2 लोग जीजा बन के अपने सालों को ललकार रहे थे, टाइम दे रहे थे, डेट दे रहे थे, या तो ये नहीं करते, और जब ये सब करना था तो महिलाओं बच्चों को लेकर नहीं जाते। लेकिन अच्छा ये बताइए, चलिए ये जो एलिमेंट्स हैं इन पर तो आपने बात की और वो समझ में भी आती है बात, लेकिन मेरा सवाल फिर वही रहेगा कि क्या इस देश का बहुसंख्यक अब इतना लाचार, इतना मजबूर कि वेस्ट बंगाल में वो दुर्गा पूजा नहीं मना सकेगा? अगर गलती से किसी हिंदू त्योहार के दिन अगर
फ्राइडे आ गया यानी शुक्रवार पड़ गई, तो फिर उसको अपना टाइम बदलना पड़ेगा। चाहे आप बिहार में देख लीजिए, दरभंगा में अभी बीते दिनों जो कुछ भी हुआ, तो क्या ये सिलसिला, आप ठीक है, आप मेवात में आपकी आबादी दूनी है, नूह में जो आपकी आबादी मेवात के उस इलाके में दूनी है, तो जहां कहीं आपकी आबादी या उस खास वर्ग की आबादी ज्यादा हो जाएगी या उनको समर्थन देती हुई कोई सरकार रहेगी, अगर वेस्ट बंगाल और बिहार की बात करूं तो, या बाकी हिस्सों की बात करूं, केरल की बात कर लीजिए और भी जगहों की बात कर लीजिए, कर्नाटका की भी बात कर लीजिए, तो क्या अभिशप्त रहेगा भारत में भारत का बहुसंख्यक यानी हिंदू समाज, कि वो पहले तो अगर कोई शोभा यात्रा, कोई मंगल यात्रा या कोई आयोजन कर रहा है तो वो हथियार भी इकट्ठा करे, लड़े भी, यानी उसको अपना त्योहार, अपना धर्म और अपनी धार्मिक रीतियां मनाते रहने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। ये कौन सी बात हुई? ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात। और जब आपको पता है कि एक वर्ग ऐसा है जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और मौके मौके पे झगड़ा खोजता है, तो आप मेहंदी लगा के, घुंघरू पहन के, ओठलाली लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके निकालिए यात्रा, फिर निकालिए ना, घुंघरू पहन लीजिए, साड़ी वाड़ी पहन के पूरा 16 श्रृंगार करके यात्रा निकालिए, बहुत अच्छी बात है, निकाल तो रहे थे। अरे भाई, आपको पता है ना, आप नूह मेवात में यात्रा निकाल रहे हैं और आप प्रशासन के भरोसे बैठे थे ना, मिल गया आपको सबक। प्रशासन इतनी ही मदद करेगा जितनी आपकी नूह मेवात में उतनी की है। नहीं तो एक चीज ये बताइए कि ठीक है, जो मनोहर लाल खट्टर साहब जब ये कहते हैं कि साहब 3.25 करोड़ की आबादी में हमारे पास 60,000 पुलिस है, हम सबके पास जो है वो पुलिस नहीं लगा सकते, तो कहीं ऐसा क्यों ना कहा जाए कि मनोहर लाल खट्टर साहब खुद ये बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह के कोई बयान ले रहे हो तो फिर अपनी तैयारी खुद रखो, हर जगह हम पुलिस वाले नहीं भेज सकते, यानी तुम भी आत्मरक्षा के मोड में आओ, उसकी तैयारी को करो। इस बयान को ऐसे देखा जा सकता है क्या? नहीं, मैं इस बयान को ऐसे नहीं देखता हूं। क्यों? जब आप कह रहे हैं कि तैयारी रखनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री के इस बयान को ऐसे क्यों नहीं देखा जाए? जब आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो घुंघरू पहन के मत निकालिए, पहली बात। शोभा यात्रा घुंघरू पहन के, मेहंदी लगा के मत निकालिए। अगर आपको पता है कि आपकी शोभा यात्रा सुरक्षित नहीं है तो मत निकालिए, और निकालिए तो अपनी सुरक्षा का स्वयं भी इंतजाम करके चलिए। ठीक, प्रशासन से मदद लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और मनोहर लाल खट्टर का ये जो बयान है, ये निहायत ही घटिया और एकदम हथियार डालने वाला बयान है। अरे आप 60,000 आपके पास पुलिस नहीं है ना, आपके पास अगर 6 लाख नहीं 6 करोड़ पुलिस भी अगर आपको दे दी जाएगी, तो यदि आप उसको लाठी चार्ज का ऑर्डर ही नहीं देंगे, तो वो 6 करोड़ पुलिस जो आपको अगर हम दे दें तो वो ताता थैया ही तो करेगी। अगर आप उसको लाठी चार्ज का ऑर्डर ही नहीं देंगे तो 6 करोड़ पुलिस क्या करेगी? चलिए, हरियाणा में हम 6 करोड़ पुलिस भर्ती कर देते हैं। ताता थैया करवाइए हमसे, कथक नृत्य कराइए, क्योंकि लाठीचार्ज का ऑर्डर आप देंगे ही नहीं। ठीक बात है। अच्छा, आप जिस तरीके से वो दिखाई भी दे रहा है, वरना जो है एक छोटे से इलाके में 3 दिन तक इस तरीके से अराजकता चलती रहे, सड़कों पर इतनी बड़ी भीड़, गाड़ियां जलाती रहे, पुलिस थानों पर हमला करती रहे, पुलिस वालों पर गोलियां चलाती रहे। अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि साहब इसका कोई अस्थाई इलाज है, क्योंकि ये समस्या केवल मेवात की नहीं है, ये केवल नूह की नहीं है, ये पैन इंडिया समस्या है, तो इसका कोई अस्थाई इलाज भी है कि नहीं है? सर, स्थायी इलाज है, पर हर आदमी कर नहीं पाएगा। सिर्फ योगी बाबा और हिमंता विश्व शर्मा जैसे 2-4 लोग ही कर पाएंगे। खट्टर जैसे स्त्रैण चरित्र के लोगों के बस का स्थायी इलाज नहीं।
मतलब खट्टर से नूह मेवात के, मेरे मुंह से अब शब्द मत निकलवाइए, मतलब मुट्ठी भर भर, कह लीजिए, मुट्ठी भर कह हाँ लीजिए। मुट्ठी भर मेवात और नूह के मुट्ठी भर लौंडे से नहीं संभल रहे हैं। यूपी में तो ऐसे 5,000 मेवात हैं। यूपी में 5,000 मेवात हैं, नूह है। योगी जी ने कैसे कंट्रोल कर रखा है? ठीक बात। हुई तो थी अभी ईद, किसी ने पढ़ी सड़क पे ईद नमाज? सिर्फ एक बार मुंह से कह देना पड़ा, ओए सड़क पे नमाज नहीं होगी, नहीं हुई। ओए सड़क पे कोई कुर्बानी नहीं देगा, नहीं दी किसी ने। ओए लाउड स्पीकर उतार दो, उतर गए। कौन सा डंडा चलाया है योगी जी ने? तो खट्टर साहब से एक इतना सा मेवात नहीं संभल रहा है। 5,000 मेवात होते हरियाणा में, कल्पना कीजिए तो क्या करते। ठीक बात है। और आपने हेमंता बिश्व शर्मा की बात की, आपने योगी आदित्यनाथ की बात की, और भी उदाहरण है। आप यहीं देखिए ना, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी जिस तरीके से अब कंट्रोल करना शुरू किया है, तो उसके आशातीत नतीजे भी दिखाई देते हैं और दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है बाबा जी कि सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, उनके प्रशासन ने काफी जो है नरमी दिखाई और देरी दोनों की। अब जबकि कांड हो चुका है। जी आप बोले। एक रास्ता उत्तराखंड में पुरोला वालों ने भी दिखाया है। अकेले पुरोला ने पूरे उत्तराखंड को समझा दिया कि यदि उत्तराखंड में रहना है तो कायदे से रहो। मैं वही बात कह रहा था। पुरोला ने क्या किया पता है ना? पुरोला ने हाथ जोड़ दिए कि अब बहुत हो गया गंगा जमुना, अपनी प्लीज उठाइए, चलिए निकलिए यहां नहीं, यहां से निकलिए। कोई इनको मकान किराए पे नहीं देगा, कोई दुकान किराए पे नहीं देगा, कोई व्यवहार नहीं करेगा। एक आदमी, अच्छा आपको पुरोला में एक आदमी उनके पक्ष में खड़ा हो गया था, उसने कहा इसका भी नाम लिखो कि तू भी चल भाई, देवबंद ही चल, तू भी, तुझे भी रहने की जरूरत नहीं है पुरोला में। तो ये तो सामाजिक समाज के उठ खड़ा होने की बात है, ये समाज के व्यवहार की बात है ना। सामाजिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए आपको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए। ठीक बात। ये बात बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ सामाजिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। और सामाजिक इच्छा शक्ति कहां से आती है? आपके इलेक्टोरल से आती है, आपके मतदान से आती है। एक सरकार आती है दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली, जिसको लाते हैं आप, और फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके अस्थायी समाधान की तरफ बढ़ता है, जो कि पिछले अभी बीते दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बड़े गर्व के साथ कहा, और बिल्कुल वो ऐसी स्थिति में है कहने की। उन्होंने कहा मुझे 6 साल हो गया शासन करते हुए उत्तर प्रदेश में, मैं 6 साल से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और एक भी मजहबी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। 24 से 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है, और ऐसी स्थितियां तो बिल्कुल आपने जो कहा ना कि समाज जब जागेगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ेगी, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, तब 25 करोड़ आबादी के उत्तर प्रदेश जैसा उदाहरण आएगा, उधर असम जैसा उदाहरण आएगा, इधर उत्तराखंड जैसा उदाहरण आएगा, और भी कई सारे होंगे। तो अब चलते चलते अगर मैं बाबा जी आपसे कहूं कि इसको कंक्लूड करें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं। खट्टर जी को 2 टर्म आखिर हरियाणा के मतदाताओं ने ही चुना है। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं, या कुछ ऐसे सरकार के पास खास चीजें नहीं थी, एजेंडे नहीं थे, जिसको देख के लोगों ने, मतदाता ने चुना है। इस तरह की किसी घटना, जो कि अभी कहा जा रहा है कि मेवात में 30 साल बाद ये घटना हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तब गर्म तो होता रहा है वो एरिया, और वहां का जो डेमोग्राफिक रेशियो है जिस तरीके से चेंज है, वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। राजनीतिक नफा नुकसान
इसको हम अलग से बात जरूर करेंगे, विस्तार से करेंगे, लेकिन चलते चलते जरा ये बताइए कि नूंह के इन दंगों का हरियाणा की राजनीति पर कोई असर होते हुए देख रहे हैं आप? बहुत जबरदस्त असर होगा, बहुत व्यापक असर होगा। ये दंगा गेम चेंजर भी बन सकता है। किस मायने में? इस दंगे से वोटर पोलराइज होगा, किस तरह? ध्रुवीकरण होगा, निश्चित रूप से हिंदू वोट पोलराइज होगा। हिंदू वोट को पोलराइज होना पड़ेगा। ये इन्होंने एक वानगी दी है कि यदि एक इतने बड़े हरियाणा का एक तहसील बराबर इलाका, यूपी में इतनी बड़ी तहसीलें होती हैं जितना बड़ा पूरा आपका ये इलाका है, अगर एक तहसील के लोग पूरे प्रदेश को डिस्टर्ब कर सकते हैं तो बाकी पूरे देश में ये क्या हाल करेंगे। ये पूरे देश के लिए ये घटना नजीर बन सकती है, बननी चाहिए। पूरे देश को इस घटना से सबक लेने की जरूरत है और इस दंगे के रिपरकशंस आपको 2024 के लोकसभा चुनाव तक दिखाई देंगे। इससे हिंदुओं को सबक लेना पड़ेगा। ये एक खतरे की घंटी है। बिल्कुल ठीक। मेवात और नूंह की घटना खतरे की घंटी है और इसको पूरे देश के जो बहुसंख्यक समाज हैं उनको सबक लेना पड़ेगा, साथ ही साथ सरकारों को भी सबक लेना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को भी सबक लेना पड़ेगा, नेताओं को भी सबक लेना पड़ेगा और मतदान करने गए मतदान के समय जो जनता है, जो वोटर है, उसको भी सबक लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बाबा जी उम्मीद की जानी चाहिए कि अब स्थितियां जिस तरीके से, क्योंकि ये भी सुनाई दिया है कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जो भी सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, उनकी बाकायदे नुकसान करने वालों की पहचान की जाएगी और उनसे वसूला जाएगा। तो ये एक अब ठीक है, दंगा हो गया, लेकिन दंगे के बाद की ये जो कार्रवाई है ये तो अब काफी लंबी चलेगी ना, कुर्की, नोटिस, बुलडोजर भी चाहिए। बुलडोजर बहुत जरूरी, जेसीबी अच्छा, चाहिए। चलिए उम्मीद की जाती है कि प्रशासन अब अपने कड़े कदम उठाएगा, क्योंकि एक जुमला बहुत चिरपरिचित जुमला है कि खाकी पर जब चोट लगती है और खाकी पर जब हमले होते हैं तो फिर खाकी किसी को छोड़ती नहीं। यानी पुलिस पर यहां हमला हुआ है और 2 होमगार्ड्स की जान गई है और गोलियां लगी हैं, पत्थर लगे हैं, उसी के साथ साथ थाना फूका गया है, तमाम गाड़ियां फूकी गई हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए और केंद्रीय बल भी वहां पर हैं, सुरक्षा बल भी हैं और तमाम एजेंसियां भी वहां पे हैं। तो निश्चित तौर पर कर तो गए हो सनम, लेकिन अब इसकी आहट तुम्हें काफी मजबूत और काफी दिनों तक सुनाई देगी। इसी उम्मीद के साथ बाबा जी आज की चर्चा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और अब अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं।